हे गाइस, वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम वैद्युत रसायन कहते हैं। ये सब कुछ हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग टॉपिक मैं करने वाली हूँ वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोड्स। ऑक्सीडेशन का मतलब सबको पता है ऑक्सीकरण, रिडक्शन का मतलब सबको पता है अपचयन, और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं उनको हिंदी में भी इलेक्ट्रोड्स ही कहते हैं। तो आज हम ये टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको सबको इन 3 टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थ्योरी वाइज लिखना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आज इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे यही लगा कि सबसे पहले मुझे यही बताना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम चैप्टर को आगे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है, आज हम क्लास 12 का ये 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। सॉरी। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये टॉपिक आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये पूरा टॉपिक आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हमको इन चीज़ों की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, वरना हमें ये चैप्टर नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको दोबारा से समझाया है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ संभव हो रही होती हैं, साथ साथ संपन्न हो रही होती हैं। वो अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होते हैं मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है ताकि किसी को इसका भी कन्फ्यूज़न ना रहे। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो हमें ऑक्सीकरण और अपचयन ही पढ़ना है। तो अगर हमें ऑक्सीकरण अपचयन ही नहीं पता होगा तो हम कैसे समझेंगे कि आगे सेल में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं कैसे कंप्लीट हो रही हैं। ओके तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सबको समझ आएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण का फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण का फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन किसी रिएक्शन के अंदर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एरो से पहले जो ऑक्सीजन था वो एरो के बाद हमको दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ किसी केमिकल के साथ, तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन किया है, सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना कर देता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जब जुड़ गया तब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके नेक्स्ट आती है आपकी अपचयन या फिर रिडक्शन अभिक्रिया। अपचयन का फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसके अंदर हमने ये देखा, ये CH2 है, CH2 एथिलीन। ठीक है, अल्कीन है ये। जब मैंने अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई, सबने पढ़ी भी है कि इसको हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो जब हम एल्कीन के ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और ये जो बॉन्ड डबल है वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। ये सबने पढ़ा भी है कि एल्कीन से एल्केन कैसे बनाते हैं, उसमें हमने ये रिएक्शन पढ़ी भी है। तो हमने यहाँ देखा कि जो हाइड्रोजन 2 थे वो एक एक इसके साथ जुड़ गए और CH3 बन गया। तो जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोजन का निकलना। अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में बाहर निकल जाता है, किसी कंपाउंड के साथ एरो के पहले जुड़ा हुआ था और एरो के बाद वो हमको उसके साथ दिखाई नहीं दे रहा, हमको वो अलग दिखाई दे रहा है, मतलब एरो से पहले तो वो किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन तो था कि वो किसी परमाणु के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन एरो के बाद वो हमें उस परमाणु के साथ दिखाई नहीं दे रहा, वो हमें बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकाला गया है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन का बाहर निकलना। बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हाइड्रोजन इसमें कैसे निकला। तो हाइड्रोजन इसमें ऐसे निकला कि ये यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब हमने इधर देखा तो ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो जिस
पदार्थ के साथ या जिस परमाणु के साथ वो पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब एरो के बाद वो उस परमाणु के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो है हाइड्रोजन का निकलना, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन का निकलना। जैसे इस रिएक्शन के अंदर सबको दिखाई दे रहा है कि जब मेथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या कर रहा है, मेथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो मेथेन में से हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है। तो दोनों तरीके से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या हो जाता है, वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना वो भी ऑक्सीकरण। और दूसरी तरफ हम ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का निकलना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपचयन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ये हो रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है सबको कि Al2O3 कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमको एरो के बाद दिखाई दिया, मैंने आपको बोला था ना। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं, जो बैलेंस हो और नॉन बैलेंस हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला कि निकलना कैसे समझोगे, कि एरो के पहले वो जिसके साथ था, अब एरो के बाद हमें वो उसके साथ ना दिखाई दे, तो वो है निकलना। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन था, पर एरो के बाद वो हमको एल्यूमिनियम के साथ नहीं दिखाई दे रहा, वो हमको कार्बन के साथ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। तो जब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण, या फिर इसको हम बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे इसको हम, अपचयन, रिडक्शन बोलेंगे हम इसे। तो आई होप सबको ये दोनों तरीके समझ आ गए होंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का निकलना। तीसरे और तरीके से समझते हैं हम। तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन की हानि। जब इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब भी वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण ही कहलाएगी। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सोडियम परमाणु की अवस्था में है, लेकिन एरो के बाद सोडियम आयन की अवस्था में हो गया, और जब आयन की अवस्था में हो गया उसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आ गया, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और बाहर निकला हुआ तो हम एरो के बाद ही दिखाएंगे। तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की हानि कर दी। तो जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का लाभ, मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। एक चीज़ और शॉर्ट ट्रिक है कि अगर एरो के बाद इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तब तो ऑक्सीकरण, अगर एरो के बाद इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो ऑक्सीकरण, और एरो से पहले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो अपचयन। एरो से पहले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो अपचयन, और इलेक्ट्रॉन एरो के बाद दिखाई दे तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्लोरीन परमाणु है, ठीक है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन का लाभ हुआ, और इलेक्ट्रॉन का लाभ करके ये एक नेगेटिव आयन में चेंज हो गया। नेगेटिव आयन क्या करता है, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉनों को लेता है, तो नेगेटिव आयन जब इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों का लाभ होगा, और पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। चौथी डेफिनेशन देखते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथी डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि जब ऑक्सीकरण संख्या में होगी वृद्धि तब उसको आप बोलेंगे ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण संख्या में होगी कमी तो उसको आप बोलेंगे अपचयन। कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज था, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज हो गया, और ये जो ऊपर संख्या सबको दिखाई देती है यही तो कहलाती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। इसको क्या बोलते हो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो सबको दिखाई दे रहा था कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 2+ थी और यहाँ हो गई 3+, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई ना। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे ऑक्सीकरण, उसे क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण। यहाँ पर आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, अब यहाँ आयरन ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके ऊपर एक और चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना उसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ 2 निकाल दिए थे, यहाँ एक और निकाल दिया तो 3 पॉजिटिव का चार्ज आ गया। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और जस्ट इसका उल्टा कर दूं मैं, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगी, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाती है, अपचयन। तो यहाँ तक सबको आई होप 4 डेफिनेशन समझ आई होंगी ऑक्सीकरण अपचयन की। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का लाभ अपचयन,
ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन। आई होप सबको ये ऑक्सीकरण अपचयन समझ आ गए होंगे। और अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को साथ मिला देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया सबको? ओके। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, वो है सेल। सिर्फ सेल। मैं अभी कोई विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ एक सेल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब तक सेल नहीं समझ आएंगे तब तक आप विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल कुछ नहीं पढ़ सकते। एक नॉर्मल सेल तो पता हो आपको कि एक नॉर्मल सेल एक्चुअल में होता कैसा है, तभी तो आप विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम एक नॉर्मल सेल के बारे में पढ़ते हैं कि एक नॉर्मल सेल होता क्या है। तो दो इलेक्ट्रोडों से बने हुए संयंत्र को हम सेल कहते हैं। जब दो इलेक्ट्रोड्स लगाकर एक सेट कर दिया जाता है किसी चीज को, तो उसको हम बोलते हैं सेल। ओके। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो प्रकार के, एक कैथोड और एक एनोड। पहले से पढ़ते आए हो कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। और एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों ने हमेशा से पढ़ी है 11th क्लास से, कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव पोर्शन होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव पोर्शन होता है। ये शायद आप 8th क्लास से भी पढ़ते हुए आए हो, 8th क्लास में भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो जब आप कैथोड पढ़ते हो तो वो नेगेटिव हो जाता है, और जब आप एनोड पढ़ते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये थ्योरी आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो, पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये थ्योरी गलत है। ये थ्योरी कैसी है? गलत है। आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी है। अब आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तब आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी है। ये थ्योरी अपने दिमाग से निकाल देनी है कि जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये थ्योरी गलत है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये थ्योरी आप अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। उसका रीज़न ये है कि ये थ्योरी इस चैप्टर के अंदर एक सेल के अंदर तो सही साबित होती है और दूसरी सेल के अंदर ये थ्योरी गलत हो जाती है। तो इस थ्योरी को दिमाग में रखना ही क्यों है जो आपको आगे चल के कंफ्यूज करे। आप उस थ्योरी को रखिए जो दोनों ही प्रकार की सेल के अंदर बिल्कुल सही साबित हो। तो वो थ्योरी है ये, वो थ्योरी ये है कि कैथोड वो टर्मिनल होता है जहां पर अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये थ्योरी कभी गलत साबित नहीं होगी। कैथोड वो टर्मिनल होता है जहां पर रिडक्शन रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, वो कहलाता है कैथोड टर्मिनल। एनोड टर्मिनल वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। जहां ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा वो एनोड टर्मिनल, जहां पर रिडक्शन कंप्लीट होगा वो कैथोड टर्मिनल। ठीक है। अब ये कैसे कंप्लीट होते हैं ये भी मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब हम पढ़ेंगे या फिर हम जब विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर पूरा पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे कंप्लीट होती हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा सेल दिखाने वाली हूँ कि सेल कुछ इस तरीके से होता है। ये आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये एक कांच का फ्लास्क मान लीजिए या कांच का बर्तन मान लीजिए, ठीक है, कोई भी बर्तन मान लीजिए, जिसके अंदर यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है। एक इलेक्ट्रोड देखिए, ये एनोड इलेक्ट्रोड है जिसको पॉजिटिव से शो किया गया है, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है जिसको नेगेटिव से शो गया है, क्योंकि जनरल केसेस में यही होता है। मैंने आपसे क्या बोला कि आपकी थ्योरी गलत नहीं है, आपकी ये थ्योरी सही है, लेकिन ये थ्योरी यहाँ पर हर जगह पे वर्क नहीं करेगी। इसलिए जर्नल केसेस में आप ये थ्योरी मान के चल सकते हैं कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। पर आप अपने दिमाग के अंदर ये थ्योरी भी फिट करके रखिए कि कैथोड पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। वो थ्योरी कभी गलत नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि दो टर्मिनल्स लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ये इसका स्विच है। इसको जब इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, ये दिखाई दे रहा है सबको कि इसको जब इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और अभी ये हटा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। ठीक। इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है तो ये जो नीचे भरा हुआ है ये कहलाता है विद्युत अपघट्य। क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब ये इसके अंदर भरा होता है तो इसके अंदर भी चार्ज होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमने इसके अंदर NaCl भर दिया तो Na के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये भी टूटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो ये एनोड और कैथोड होते हैं ये भी किसी ना किसी के बने होते हैं, तो इनके ऊपर भी जो भी आयन होते हैं वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होना शुरू हो जाती है।
ठीक है। एक ये ड्राई सेल है मेरे पास, एक बैटरी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है प्रॉपर। देखिए इसे भी आप सबको समझ आ रहा है, ये ऊपर वाली सेल ही है, इसमें बस रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है इसका कि यहाँ पर एक एनोड है, यहाँ एक कैथोड है। इसके बाद ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। इन दोनों को मिलाकर, कैथोड और एनोड को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर जो भरा हुआ है वो है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वैद्युत अपघट्य। ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, वो है ये कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं एनायन और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कैटायन। एनायन जो होते हैं वो यहाँ एनोड के पास हैं और कैटायन जो होते हैं वो यहाँ कैथोड के पास हैं, और ये ऊपर टर्मिनल लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये आपका एक इलेक्ट्रिक सेल है जो कि कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को शुरू करने के लिए। इसलिए इस वीडियो को सब लोग ध्यान से देखें और समझें। अगर नहीं समझ आता तो दोबारा वीडियो को देखकर समझें, क्योंकि जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप आगे का कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप सबको ये समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। घर पे रहिए और पढ़ते रहिए।